चलिए, मिस्र के दूसरे पार्ट, आखिर मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन बने। देखो बच्चों, ये मैं अपने विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी पेड क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो अभी जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये एक भूमिका है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो 3rd ईयर के बच्चे पेड करके पैसा 59 रुपीज़ है उसके द्वारा जुड़ जाएं, जिससे आपको अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। देखिए, प्राचीन, अब नील नदी का वरदान तो पीछे हमने भूमिका बता रखी है। अब हम बात करेंगे मिस्र के को क्यों नील नदी का वरदान कहते हैं। देखिए, प्राचीन मिस्री सभ्यता के सृजन अर्थात निर्माण में मिस्र की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ नील नदी की बड़ी प्रमुख भूमिका रही। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, लगभग 482-52 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र की यात्रा करने वाले यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का दीन कहा है, और हेरोडोटस का यह कथन आज भी उतना ही सही है। अगर हम मिस्र के प्रवाह को मिस्र में नील नदी के प्रवाह को ध्यान रखें तो नील नदी का भौगोलिक प्रवाह क्या लिखोगे। देखिए, मिस्र में ही नील नदी को हापी नाम से जाना जाता था। यह नील नदी मध्य अफ्रीका के पठार से निकल करके बुरुंडी में कागेरा नामक नाम से बह करके विक्टोरिया झील में गिरती है। विक्टोरिया झील से उत्तर की ओर प्रवाहमान यह नदी कयोगा झील में प्रवेश करती है, और यहाँ से निकल करके वो अल्बर्ट झील में गिर जाती है। उसके बाद वो सूडान में प्रवेश करती है, जहाँ उसे बहार अल जबेल कहा जाता है। और लगभग 225 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद इथोपिया के पठारी भाग से निकलने वाली एक अन्य नदी अतबारा भी इसमें आकर के मिल जाती है, और अंत में नील नदी के ये मिस्र के मैदान से होते हुए अंततः भूमध्य सागर में ये विश्राम लेती है। तो नील की उत्तरी घाटी जो वास्तविक मिस्र का निर्माण करती है या प्राचीन काल के इजिप्ट का निर्माण करती है, यह नील नदी हापा के निकट मिस्र में प्रवेश करती है। लगभग 1100 यानी 1100 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद भूमध्य सागर में गिरती है, और काहिरा से उत्तर नदी जब डेल्टाई भाग में प्रवेश करती है तो इसकी गति थोड़ी सी मंद पड़ जाती है, जिससे मिट्टी का जमाव अधिक हो जाता है। इस भाग में नदी की कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से देखें तो उद्गम स्थल से लेकर भूमध्य सागर के बीच में नील नदी की कुल लंबाई 6600 किलोमीटर दिखाई पड़ती है, और एक बड़े उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। अगर हम हेडिंग डालें कि मिस्र को नील नदी का दीन क्यों कहते हैं, तो वो क्या है, नील नदी का योगदान, या प्राचीन मिस्र के निर्माण में नील नदी का योगदान। तो पहली बात तो ये है कि उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करने वाली, तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता के निर्माण में नील नदी का वही योगदान था जो पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया सभ्यता के निर्माण में दजला फरात नदियों का था। नील में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती थी, और यह मई से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। वास्तव में गर्मियों के आरंभ से मध्य अफ्रीका में मूसलाधार वर्षा के कारण विक्टोरिया, कयोगा और अल्बर्ट झीलों में ढेर सारे जल के संचित होने के कारण, और नील की सहायक नदियों के उद्गम स्थल वाले पर्वतीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है, और ये तटबंधों को तोड़ करके दूर दूर तक प्रसारित हो जाती है, फैल जाती है। तूफानी वेग से बहती हुई नदी अपने साथ प्रचुर मात्रा में शैवाल, काई और मिट्टी लेकर चलती है, और इसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में छोड़ देती है। नवंबर के पहले सप्ताह में जलस्तर घटने लगता है, और दोनों किनारे पर मैदान छूटने लगते हैं, और बाढ़ के कारण ये मैदान पर्याप्त मात्रा में नमी संचित कर लेते हैं, और इन पर काली उपजाऊ मिट्टी की एक परत जमा हो जाती है। और पिछले लगभग 5-6 हज़ार वर्षों से मिस्र निवासी इसी बाढ़ का अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए इस उर्वर मैदान का उपयोग करते चले आ रहे हैं, जिससे वहाँ की फसल बहुत अच्छी होती थी। दूसरी हेडिंग, सिंचाई का प्रमुख स्रोत। मैदान के निर्माण के साथ साथ प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन प्रदान करने में नील नदी का सक्रिय योगदान रहा है। प्राचीन काल में यहाँ सिंचाई के कृत्रिम साधनों का अधिक विकास नहीं हुआ, यानी आर्टिफिशियल तौर पे जैसे नहर हो गए,
अतः मिस्र निवासी नील के दोनों किनारों पर बड़े बड़े तालाब बना लेते थे। बाढ़ आने पर इनमें पानी भर जाता था। इन्हीं में से एकत्रित जल की सहायता से वो अपने खेतों की सिंचाई करते थे। आज भी नील के किनारे इस प्रकार के गड्ढे बने हैं जिनसे जल निकाल करके एक लट्ठे में बधी बाल्टी में भर करके मिस्रवासी गीत गाते हुए उसे अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार उर्वर यानी एक उपजाऊ मैदान निर्मित करके सिंचाई की सुविधाएं देकर के नील नदी मिस्रवासियों के कृषि जीवन की प्रेरणा स्रोत बनी। ठीक है, अब क्या है यातायात के रूप में। देखिए, नील नदी जो है कृषि के साथ साथ यातायात की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नील के जलमार्ग द्वारा ही यहाँ व्यापार और वाणिज्य में प्रगति संभव हो सकी। नील नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग और उनमें प्रयुक्त की जाने वाली नावों का इनके आर्थिक जीवन में विशेष महत्व था। इस राष्ट्रीय जलमार्ग का केवल व्यापारिक ही महत्व नहीं था, बल्कि राजनीतिक एकता और बाहर आक्रमणकारियों से मिस्र की रक्षा करने में इसका उल्लेखनीय योगदान था। और अगर देखें तो अगली हेडिंग है सुरक्षा और तकनीकी राजनीतिक एकता का निर्माण करना। तो जैसा कि हम कहते हैं कि राजनीतिक एकता की स्थापना में बाह्य आक्रमणकारियों से मिस्र की रक्षा करने में इसका उल्लेखनीय योगदान था। इसी जलमार्ग के माध्यम से मिस्र उत्तर में भूमध्य सागरीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम में सीरिया, पूर्व में मेसोपोटामिया के सानिध्य में जाने का सुयोग प्राप्त कर सका। और इसी के थ्रू वह क्या है, यानी इसी नदी के थ्रू वो बाद में समुद्र की ओर जाते हैं। समुद्र से होते हुए सिंध घाटी सभ्यता के साथ इनके आपस के पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो मिस्रवासियों में एकता की भावना का जो संचार हुआ वो नील नदी के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के कारण हुआ, क्योंकि इसी के वजह से नील के दोनों ओर बांध और नहर इत्यादि बनाने में पर्याप्त श्रम की आवश्यकता पड़ती थी, जिसमें एक दूसरे का परस्पर संगठित होकर के कार्य करने का अवसर मिलता था। और यही धीरे धीरे एकता की भावना बढ़ती गई और संकट के समय में लोग संगठित रहते थे और किसी भी विपत्ति का सामना करने में समर्थ थे। अगला है धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक वैज्ञानिक विकास में नील नदी का योगदान। देखिए, मिस्र के धार्मिक, कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक विकास में भी नील नदी का अत्यधिक योगदान था। नील में आने वाली वार्षिक बाढ़ को मिस्रवासियों ने जन्म और मृत्यु का प्रतीक मान लिया। ओसिरिस आख्यान के मूल में भी यही भावना निहित है। पिरामिडों में प्रयुक्त किए जाने वाले शिलाखंड सुदूर स्थित स्थलों से नदी द्वारा ही उनके इष्ट स्थानों पर पहुंचाए जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण कृषि योग्य भूमि एक हो जाती थी। तो इस प्रकार से बांध, नहरों इत्यादि के निर्माण में गणित और ज्यामिति का विकास हुआ। यहीं पर पंचांग का विकास हुआ और साहित्यिक तौर पर पेपायरस के पत्रों पर लेखों का लेखन संभव हुआ। और यहाँ पर एक प्राचीन लिपि, ठीक है ना, हायरोग्लिफिक लिपि या फिर जिसको चित्राक्षर लिपि कहते हैं, उसका प्रयोग शुरू हुआ। अगर देखें तो गणितीय ज्यामितिक संरचना का निर्माण, तो देखिए ऐसा है कि बांध, नहरों इत्यादि के निर्माण में गणित और ज्यामिति का ज्ञान आवश्यक था। तो जो लब्धक चक्र विधि है, जो उसका आविष्कार है, वो नील की बाढ़ के आधार पर ही तैयार किया गया था। नील नदी के रम्य और शीतल तट पर खड़े होकर मिस्र के साहित्यकारों ने इसकी कलकल ध्वनि से साहित्य रचना की प्रेरणा ग्रहण की और अपने पेपायरस के पत्रों पर उसे उकेरा या लिखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम देखें तो कह सकते हैं कि मिस्रवासियों की आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक और वैज्ञानिक प्रगति में नील नदी का बहुत ही अधिक योगदान था। और मिस्र के अंदर राजनीतिक एकता स्थापित करने में और धार्मिक रूप से संगठित बनाने में मिस्र में नील नदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।